हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर बारिश हुई तो मैं छाता लेके बाहर निकलूंगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमें डिसीजन स्टेटमेंट्स यूज करनी पड़ती हैं। और अगर किसी स्टेटमेंट को हमें कंटिन्यूअसली रिपीट कराना हो तो हम एक लूपिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है कंडीशनल एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। बहुत बार हमें अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर बारिश हुई तो मैं अपनी कार में जो है ऑफिस जाऊंगा। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10 देन प्रिंट ए। अगर ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। सो टू एग्जीक्यूट ए पार्टिकुलर टास्क इन कंप्यूटर वी गिव रिटर्न इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। तो जो वो रिटर्न इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। पाइथन स्टेटमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: एम्प्टी स्टेटमेंट्स, सिंपल स्टेटमेंट्स और कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो जो एम्प्टी स्टेटमेंट्स होती हैं, इट्स एन एम्प्टी स्टेटमेंट लाइक पास। पास इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट इन पाइथन दैट डज नॉट डू एनीथिंग, इट ओनली वर्क्स एज ए डमी स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स होता है पास। दूसरी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती हैं सिंपल स्टेटमेंट्स। सिंपल स्टेटमेंट इन पाइथन कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लॉजिकल स्टेटमेंट। ऐसे कि एग्जांपल है a इज इक्वल टू 20 एंड प्रिंट a। तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट्स का एग्जांपल है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। द कंपाउंड स्टेटमेंट यूजुअली एग्जीक्यूट व्हेन ए कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल, एक फॉर लूप हमने यहाँ पे लगाई है फॉर i इन रेंज n, और यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट का ब्लॉक होगा। इस लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स आएंगी, एक या एक से ज़्यादा जो भी स्टेटमेंट्स होंगी, वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स का ब्लॉक में वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाएंगे यहाँ पर। तो जो प्रोग्राम फ्लो होता है, द फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ ए प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कि सीक्वेंस में होंगी या तो सारी स्टेटमेंट्स, या हमें सिलेक्शन लेना होगा, डिसीजन लेना होगा, या इटरेशन करना होगा, लूपिंग करनी होगी। हमें लूप स्टेटमेंट लगा के कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना होगा, जिसे हम आइट्रेशन भी कहते हैं। तो इस तरह 3 तरह की स्टेटमेंट होती हैं: सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड आइट्रेशन। हेलो चेक, साउंड चेक। पाइथन में इंडेंटेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इंडेंटेशन क्या होता है, देखिए, हम जो लेफ्ट साइड से जो स्पेस देते हैं स्टेटमेंट को लिखने के लिए, लीडिंग वाइट स्पेस इज एट द बिगिनिंग ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन एसोसिएट स्टेटमेंट इनटू ए सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब जो अगर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं स्टेटमेंट्स के, जैसे कि इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि ब्लॉक 1 जो है, अगर उसको हमें एंड करना है तो वो ब्लॉक 1 उस सेम इंडेंटेशन पर एंड होगा। जैसे कि अब मैंने जो है ब्लॉक 1 यहाँ से स्टार्ट किया है, तो ब्लॉक 1 जो मेरा एंड होगा वो सेम स्पेस पे होगा, सेम कॉलम पर एंड होगा। ये देखिए, इसी तरह अगर ब्लॉक 2 मैं यहाँ पर स्टार्ट किया है तो ब्लॉक 2 मेरा यहाँ पर सेम कॉलम पे एंड होगा। इसी तरह ब्लॉक 3 मेरा ब्लॉक 3 से एंड होगा। तो जो लेफ्ट साइड से हम स्पेसिस हम छोड़ते हैं किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए, उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। अगर हमने प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं मेंटेन किया तो जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो उसमें एरर शो करेगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सो सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन एसोसिएट स्टेटमेंट इनटू ए सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। इफ इंडेंटेशन इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली, then interpreter checks it strictly and throws up syntax errors in case of any violation। अगर कोई भी वायलेशन करते हैं तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो हमारे को यहाँ पे एरर शो करेगा। हेलो चेक, साउंड चेक। आगे हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पाइथन के अंदर जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो 4 तरह की होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड होती है इफ एल्स स्टेटमेंट, और चौथी होती है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स डाल देते हैं तो उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट
को हम देखते हैं सबसे पहले कि पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। तो देखिए, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। देखिए, प्रोग्राम को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इफ कंडीशन लगाते हैं। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर हम सीधा बॉडी ऑफ इफ के अंदर एंटर कर जाते हैं, और जो बॉडी ऑफ इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉल्स है तो फॉल्स होने के केस में जो है सीधा जो है एंड में पहुंच जाएंगे हम, और बॉडी ऑफ इफ को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बॉडी ऑफ इफ तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ कंडीशन ट्रू होगी। अगर वो फॉल्स है तो उस केस में हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये सिंपल इफ स्टेटमेंट है। यहाँ इफ कंडीशन दी जाती है, ट्रू होने पर बॉडी ऑफ इफ में आती है, फॉल्स होने में एंड हो जाती है, विदाउट एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द इफ। जिसमें कि हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं वो तभी एग्जीक्यूट होंगी स्टेटमेंट जबकि स्टेटमेंट इफ कंडीशन में ट्रू है। तो इस पूरे डायग्राम से, जो फ्लो चार्ट से हमने क्या सीखा, इफ द कंडीशन इज ट्रू then the statement written with the indentation after if is executed. The indented statement means that its execution is dependent on the header. अगर वो ट्रू है तभी सारी इंडेंटेड स्टेटमेंट जो इफ के बाद लिखी जाएंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर फॉल्स है तो सीधा एंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, और देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट दैट कैन अपीयर अंडर एन इफ ब्लॉक। इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ ब्लॉक के अंदर कितनी स्टेटमेंट आएंगी उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहें तो कितनी भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली। सिंपल इफ स्टेटमेंट यहाँ पर ऐसे काम करती है। तो चलिए आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में इफ स्टेटमेंट को कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, एज इज इक्वल टू int इनपुट एंट्री योर एज। हम यूजर से उसकी एज एंटर कराएंगे। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो अगर ये ट्रू है स्टेटमेंट, एज जो है ग्रेटर देन और इक्वल है 18 के, तो प्रिंट करेगा यू आर एलिजिबल टू वोट। प्रिंट करने के बाद जो भी एग्जीक्यूशन होगा उसका, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उसके बाद लास्ट में प्रिंट करेगा यू आर आउट ऑफ इफ नाउ। तो चलिए देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके इसका क्या रिजल्ट आता है। इसको सेव करना पड़ेगा पहले, प्रोग्राम सेव नहीं है तो इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गई थी, यहाँ पे कॉलन आएगा, सेमी कॉलन नहीं आएगा। फिर से रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर मेरे से इसकी एज पूछ रहा है, एंटर योर एज। मैंने यहाँ पर एंटर किया 27। यू आर एलिजिबल टू वोट आउट ऑफ इफ नाउ। तो ये प्रोग्राम छोटा सा इफ का है। अगर इफ ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट होती है स्टेटमेंट जो इफ के बाद लिखी जाती है। फॉल्स होता है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर अगर हम दोबारा से इसको रन करके देखते हैं, और इस बार मैं एज जो है, एंटर योर एज, मैं 17 देता हूँ। यू आर आउट ऑफ इफ नाउ। यहाँ पर यू आर एलिजिबल टू वोट नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने एज जो है 18 से कम डाली है, 17 डाली है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट जो थी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि ये फॉल्स हो गई कंडीशन। इस तरह यहाँ पर सिंपल इफ स्टेटमेंट काम करती है। अगली स्टेटमेंट जो है इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। इफ के साथ एल्स ऑप्शन भी दी जाती है यहाँ पर। इफ एल्स स्टेटमेंट alone tells us that if a condition is true it will execute a block of statement and if the condition is false it won't. अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं है तो। लेकिन अगर हमें दूसरी कंडीशन हम देना चाहते हैं कि अगर फॉल्स हो जाए तो नेक्स्ट क्या करे वो, तो उस केस में हम एल्स ऑप्शन देते हैं और उसमें एल्स एग्जीक्यूट होती है। We can use else statement with if statement to execute a block of code when the condition is false. तो देखिए ये एल्गोरिथम है इसका। फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन दिया जाता है इफ के साथ। अगर ये ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ में आ जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो बॉडी ऑफ एल्स में आएगा। ठीक है, दोनों केसेस में लास्ट में स्टेटमेंट बिलो इफ के बाद जो स्टेटमेंट लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो चलिए आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में एक प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम है, एज
is equal to int input, enter your age. If age is greater than equal to 18, print you are eligible to vote, else print you are not eligible to vote. ओके, दोनों केसेस में लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट यू आर आउट ऑफ इफ नाउ। तो अगर मैं एज 18 से अबव दूंगा या इक्वल टू 18 दूंगा तो ये प्रिंट करेगा एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज इट विल प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके इसका क्या आउटपुट आता है। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। एंटर योर एज, मैंने एज डाल दी 17। तो यहाँ आ गया लिखा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, एंड लास्ट में जो स्टेटमेंट है यू आर आउट ऑफ इफ नाउ, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगी। तो अब मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ। इसको दोबारा रन करते हैं और इस बार एज जो है 18 से अबव डालते हैं। मैंने डाल दी 20। तो यहाँ प्रिंट हो रहा है यू आर एलिजिबल टू। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट जो है यू आर आउट ऑफ इफ नाउ, वो हमेशा प्रिंट होगी। तो इस तरह ये सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स कंट्रोल इज यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर ए यूजर कैन डिसाइड अमंग मल्टीपल ऑप्शंस। जहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस देनी होती है वहाँ पर हम इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं। अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ये दूसरी स्टेटमेंट पे जाता है जो हमने एलिफ लगा के दी होती है। अगर वो स्टेटमेंट भी फॉल्स होती है हम एक और एलिफ लगा सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर प्रोग्राम वी कैन यूज मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट, यानी कि हमने मोर देन वन कंडीशंस वहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। एज सुन एज वन ऑफ द कंडीशंस कंट्रोलिंग इफ इज ट्रू, then statement associated with that if are executed and the rest of the letter is bypassed. If none of the condition is true, then the final else statement will be executed and control flows from top to bottom. तो देखिए इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। एक हमने पहले सिंपल इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन 1 देंगे। अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो हम एक और एलिफ लगा के टेस्ट एक्सप्रेशन 2 देंगे। ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर वो फॉल्स है तो हम एक और टेस्ट एक्सप्रेशन एलिफ लगा के दे सकते हैं। अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज तो लास्ट में जो हमने एल्स स्टेटमेंट दी है वो एग्जीक्यूट होगी बॉडी ऑफ एल्स। और उसके बाद जो है स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ एलिफ एल्स के नीचे आ जाएगा कंट्रोल जो है कंप्यूटर का। तो इस तरह ये इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट काम करती है। तो देखते हैं इसका सिंटेक्स देखते हैं एलिफ स्टेटमेंट का। पहले इफ कंडीशन दी जाती है, अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है मान लीजिए तो मैं एक और ऑप्शन दूंगा एलिफ लगा के, एलिफ कंडीशन। अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है तो मैं एक और एलिफ दे सकता हूँ यहाँ पर। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, मेरी कंडीशन अगर यहाँ पर ये ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो मेरा लास्ट एल्स जो है वो ऑप्शन है उसमें जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इसलिए इस दिस वे आई कैन गिव मल्टीपल कंडीशंस इन माय प्रोग्राम। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, नहीं तो लास्ट एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसमें जो एल्स ऑप्शनल पार्ट होता है हम चाहें तो एल्स को ना भी दें। नंबर ऑफ एलिफ इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ कंडीशंस। हमारे प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम एलिफ कंडीशंस लगा सकते हैं उसके अंदर। If the first condition is false, the next is checked and so on. If one of the condition is true, the corresponding statement execute and the statement ends. तो जो भी एलिफ स्टेटमेंट वहाँ पर ट्रू होगी, जो कंडीशन जो हमने दी है एलिफ के साथ वो अगर ट्रू होगी वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और बाकी को बाईपास करके नेक्स्ट जो है एलिफ के बाद के नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वहाँ पे कंप्यूटर कंट्रोल चला जाएगा। तो आइए चलते हैं देखते हैं इसको पाइथन आइडियली में कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में इसको कैसे किया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है PERC जो परसेंटेज है। हम यूज़र से एक स्टूडेंट की परसेंटेज मांगते हैं। यहाँ पर ये परसेंटेज जो ग्रेटर देन 85 है देन इट विल प्रिंट ग्रेड A एलिफ, मतलब हमने एक दूसरी कंडीशन दे दी। अगर परसेंटेज 85 से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में ये नेक्स्ट एलिफ पर आ जाएगा और चेक करेगा एलिफ परसेंटेज 70 और ग्रेटर देन 70 है और लेस देन और इक्वल टू 85 है तो ये ग्रेड B प्रिंट करेगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो थर्ड ऑप्शन में आएगा
नेक्स्ट एलिफ ऑप्शन है ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन इक्वल टू 70%। इस केस में ग्रेड सी प्रिंट करेगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट केस में एक और एलिफ हमने यहाँ पर लगाया है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और लेस देन इक्वल टू 60 है, तो उस केस में ये डी ग्रेड प्रिंट करेगा। एल्स जो लास्ट ऑप्शन है, अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में आके योर परफॉर्मेंस इज पुअर ये प्रिंट करेगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसको रन करके प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। अगर 85 से ज़्यादा है तो ए ग्रेड प्रिंट करेगा। तो हम इसको, मैंने परसेंटेज दिया 88%, तो देखिए ग्रेड ए प्रिंट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट फिर से रन करके देखता हूँ। मैं परसेंटेज बिलो 40 दे देता हूँ, क्या प्रिंट करता है देखते हैं। परसेंटेज मैंने दिया 38%, योर परफॉर्मेंस इज पुअर, तो जो लास्ट ऑप्शन है वो प्रिंट कर रहा है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। मैं 60 और 70 के बीच में परसेंटेज दे के देखता हूँ इसका। 65 परसेंटेज देखते हैं, देखें 65, तो ये सी ग्रेड प्रिंट कर रहा है। तो इस तरह डिफरेंट एलिफ ऑप्शंस लगाकर हम डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट कंडीशंस दे सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंडर में, और डिफरेंट कंडीशंस को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह इफ, एलिफ और एल स्टेटमेंट का यूज़ होता है इस पाइथन के अंदर। आइए आगे देखते हैं आइट्रेशंस। पाइथन के अंदर आइट्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे कि इस फिगर से हमें पता लग रहा है कि कोई चीज़ बार बार एक लूप में आ जाती है और वो रिपीट होती रहती है, तो उसको आइट्रेशन कहते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोसेस विच रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन लाइक वाटर साइकिल इन द नेचर। देखिए वाटर साइकिल का डायग्राम बनाएं, ये अपने आप को रिपीट करता रहता है। जैसे कि पानी पहले वेपोराइज होता है, उससे क्लाउड बनते हैं, क्लाउड से बारिश होती है, फिर वो रिवर्स में जाके फिर वापस सी में आ जाता है। तो ये वाटर साइकिल रिपीट होता रहता है। दिस काइंड ऑफ रिपीटिशन इज ऑल्सो कॉल्ड आइट्रेशन। रिपीटिशन ऑफ ए सेट ऑफ स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम इज मेड पॉसिबल यूजिंग लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। कुछ लूप स्टेटमेंट होती हैं जो कुछ प्रोग्रामिंग के जो पार्ट्स होते हैं उनको बार बार रिपीट करने के लिए हम लूप स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को आइट्रेशन कहते हैं। पाइथन के अंदर जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप। व्हेन वी नो द नंबर ऑफ टाइम्स ए लूप इज टू बी एग्जीक्यूटेड देन वी यूज फॉर लूप। इसमें एक फॉर लूप होती है और एक वाइल लूप होती है। जब हमें मालूम है कि कितने टाइम्स को एक लूप को एग्जीक्यूट करना है तो उसमें फॉर लूप लगाते हैं। और दूसरे केस में वाइल लूप्स आर ऑल्सो कॉल्ड इन्फिनिट लूप्स बिकॉज स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड until a logical condition remains true। वाइल लूप में हम एक लॉजिकल कंडीशन देते हैं, जब तक वो ट्रू रहती है तो लूप चलती रहती है, जब वो फॉल्स हो जाता है तो लूप स्टॉप हो जाती है। तो इस तरह पाइथन के अंदर दो लूप्स होती हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप वहाँ पे यूज़ होती है जब हमें इन एडवांस हमें पता होता है कि कितने टाइम्स इसको रिपीट करना है, और वाइल लूप होती है जो किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है। जब तक कंडीशन ट्रू होती है तो वो लूप चलती है, अदरवाइज वो स्टॉप हो जाती है। So the for loop statement is used to iterate or repeat itself over a range of values for a sequence. For loop is executed for each of these items in the range. The values can be either numeric or other data type like string, list और tuples। तो देखिए ये सिंटैक्स होता है for loop का, for control variable। in कीवर्ड है यहाँ पे items in range, और उसके बाद statement in body of loop, और else पार्ट इसका ऑप्शनल होता है, अगर चाहें तो else देते हैं। जब पूरी लूप एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है इसका। इसमें जो सीक्वेंस है उसके अंदर, जो लूप के अंदर जो आइटम्स हम देते हैं सीक्वेंस के अंदर, इट कैन बी ए लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स। एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड आफ्टर ऑल द इंटरेक्शन फॉर द for loop, and control variable is a variable that takes a new value from the range each time loop is executed। तो ये इसका सिंटैक्स है फॉर लूप का। आइए इसको फ्लो चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट दी जाती है, यहाँ पे एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसके बाद बॉडी ऑफ द फॉर लूप में एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद अपडेट होता है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन अभी तक वैलिड है तो फिर से बॉडी ऑफ द लूप में आ जाता है और फिर से अपडेट स्टेटमेंट लगा दी जाती है। जब वो टेक्स्ट एक्सप्रेशन
ट्रू नहीं रहता तो उसके बाद एग्जिट कर जाते हैं, और स्टेटमेंट जस्ट बिलो फॉर लूप के बाद वहाँ पे कंट्रोल पहुँच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक छोटा सा, काउंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। फॉर सी इन काउंट, फॉर स्टेटमेंट फॉर लूप की स्टेटमेंट है, फॉर सी इन काउंट प्रिंट सी। तो यहाँ से सी जो है एवरी टाइम इट विल टेक वन वैल्यू फ्रॉम काउंट विच इज़ 1 2 3 4 5, और वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पर इसका आउटपुट देखिए 1 2 3 4 5, जो यहाँ पर इसको प्रिंट कर दिया है। ऐसे ही वाइल लूप काम करती है, हम उसको भी पाइथन आईडीएलई में जाके देखेंगे फॉर एंड वाइल लूप दोनों कैसे काम करते हैं। चलिए देखते हैं एक सिंपल फॉर लूप के प्रोग्राम को। फॉर सी एच इन पाइथन, साइन ऑफ कॉलन, देन प्रिंट सी एच। सी एच जो है हमारा यहाँ पर एक कंट्रोल वेरिएबल है, और पाइथन जो लिखा हुआ है सिंगल कोट्स के अंदर, ये हमारा सीक्वेंस ऑफ आइटम्स हो गया। और जो प्रिंट सी एच है ये हमारी ये बॉडी ऑफ फॉर लूप है। यहाँ पे और भी स्टेटमेंट आ सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट दी है, तो ये बॉडी ऑफ द फॉर लूप हो गया इसमें। तो आइए देखते हैं इसको रन करके क्या आउटपुट आता है इस प्रोग्राम का। ये देखिए एक एक करेक्टर जो है PYTHON यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अगर इसके अंदर मैं एल्स स्टेटमेंट भी लगा सकता हूँ, मैं एल्स स्टेटमेंट फॉर के अंदर तब एग्जीक्यूट होती है जब फॉर लूप ओवर हो जाती है। एल्स प्रिंट आउट ऑफ लूप नाउ। तो यहाँ पे मैंने एक एल्स स्टेटमेंट लगा दी। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए इसने पहले एक एक करेक्टर प्रिंट किया PYTHON पाइथन, उसके बाद प्रिंट किया लास्ट में आउट ऑफ लूप नाउ। तो इस तरह यहाँ सिंपल फॉर लूप काम करती है। आइए आगे देखते हैं रेंज फंक्शन को। रेंज इज ए बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन एंड इज यूज्ड टू क्रिएट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद द स्टार्ट एंड एंडिंग विद द वन लेस देन द स्टॉप। और स्टॉप जो होता है वन लेस देन द स्टॉप, अगर स्टॉप हमने 10 दिया है तो 10 - 1 9 होगा स्टॉप वैल्यू इसकी, वन लेस देन द स्टॉप। इसका सिंटैक्स होता है रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप। 3 नंबर हम देते हैं, एक स्टार्ट होता है, दूसरा स्टॉप होता है, और कितने स्टेप हमें लेने हैं नंबर के बीच में, तो थर्ड वैल्यू हम स्टेप के द्वारा देते हैं इसके अंदर। टू स्टार्ट एंड स्टेप पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। स्टार्ट और जो स्टेप पैरामीटर्स होते हैं ऑप्शनल होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट 0 से होता है और स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। एंड by default the list starts from 0 and in every iteration it is incremented by 1, but we can specify a different increment value by using the step parameter. Range is often used in for loops. तो आगे देखते हैं, एक टेबल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसमें वैल्यू जनरेट होती हैं। अगर मैं रेंज 5 देता हूँ तो इसमें वैल्यू जनरेट होंगी 5 से लेस देन 1, तो 4 तक। स्टार्टिंग मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा, 0 1 2 3 4। इसी तरह अगर मैं रेंज 1,6 देता हूँ तो मेरी वैल्यू जो जनरेट होंगी वो होंगी 1 2 3 4 5। अगर मैं रेंज 0,30,5 देता हूँ, मतलब मेरी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, स्टॉप मेरा 30 है और स्टेप मेरा 5 है, तो 30 से एक कम पे स्टॉप हो जाएगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, स्टेप 5 के बाद 5 आएगा, फिर 10 आएगा, देन 15, देन 20, देन 25। इस 25 पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि अगली वैल्यू 30 आएगी स्टेप 5 से, तो 30 को मुझे इंक्लूड नहीं करना होता, ऑलवेज लेस देन 1 होती है। इसी तरह मैं रेंज जो है माइनस में भी दे सकता हूँ। ये नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 -9 तक जाएगा और एक स्टेप लेगा -1, तो 0 देन -1 -2 अप टू -8 तक जाएगा ये, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है फाइनल से एक कम होती है। इसी तरह अगर मैं लिस्ट रेंज 2,10 देता हूँ तो मेरे नंबर जो जनरेट होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जनरेट होंगे, क्योंकि 10 जो मेरी फाइनल वैल्यू है 10 - 1 9 तक ही जनरेट होंगे। इसी तरह अगर 0,30,5 देते हैं
तो स्टेप मेरा 5 है यहाँ पर। सो 0, 5, 10, 15, 20 अप टू 25। इसी तरह 0, -9, -1 जो है 0, -1, -2, -3 अप टू -8 नंबर्स यहाँ पर जनरेट होंगे। तो इस तरह रेंज फंक्शन यहाँ पर ऐसे काम करता है। चलिए आइए देखते हैं पाइथन आइडियली में फॉर लूप के साथ रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं रेंज फंक्शंस जो है फॉर लूप के साथ कैसे काम करता है। एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा है फॉर आई इन रेंज 10। इसमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप कितने लेने हैं मैंने कुछ नहीं दिया है, सिर्फ एक नंबर दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा और स्टॉप मेरा 10 है, तो 10 - 1 9 पे स्टॉप हो जाएगा और स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके। इसको रन किया तो ये देखिए 0 से 9 तक नंबर जनरेट हो गए हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट हुआ और 9 पे आके रुक गया वो। अब अगर मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हटा के 1 दे देता हूँ, स्टार्टिंग वैल्यू मेरी है, और लास्ट वैल्यू मैं 11 देता हूँ, तो ये 1 to 10 मेरा रन करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 1 है और स्टॉप मेरा 11 है। तो 11 - 1 10 पे ये स्टॉप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको रन करके। ये देखिए 1 to 10 नंबर्स यहाँ पर जनरेट हो गए हैं। अब अगर मैं एक स्टेप भी इसमें दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, 30, 5। तो 0 से स्टार्ट होगा और 5 स्टेप एट ए टाइम लेकर 25 पे रुक जाएगा। चलिए देखते हैं इसको रन करके। ये देखिए 0, 5, 10, 15, 20 और 25 तक, क्योंकि लास्ट वैल्यू 30 है इसलिए 30 से कम होगा। 30 - 1 29 तक जाएगा, लेकिन स्टेप 5 है, 25 के बाद 30 आता है तो 25 पर ये रुक जाएगा। तो 0, 5, 10, 15, 20, 25 ये मेरा स्टार्ट वैल्यू है, ये स्टॉप है और ये मेरा स्टेप है 5। इस तरह ये रेंज फंक्शन फॉर लूप में काम करता है। फॉर लूप के बाद आगे देखते हैं वाइल लूप को। A while statement in Python executes a block of code repeatedly as long as the test or control condition of the loop is true। जब तक हमारी कंट्रोल कंडीशन ट्रू रहती है, जो हम while के बाद देते हैं, जब तक वो ट्रू होती है तब तक वो ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट जो हम देते हैं बॉडी ऑफ while लूप वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एग्जीक्यूशन रुक जाता है। The control condition of the while loop is executed before any statement in the body of the loop is executed। सबसे पहले कंट्रोल कंडीशन को चेक करता है while loop में, और अगर वो ट्रू है तो तब जाके बॉडी ऑफ द while loop में आता है। तो सबसे पहले जो हमारी कंट्रोल कंडीशन जो होती है वही एग्जीक्यूट होती है। इफ द कंडीशन इज ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। अगेन द कंट्रोल कंडीशन ऑफ द लूप इज टेस्टेड एंड लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू। तो हमेशा बॉडी ऑफ द लूप में जाने से पहले कंट्रोल कंडीशन चेक होती है। अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप में आ जाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर से इस कंडीशन को चेक करता है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है वो लूप हमारी चलती रहती है। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप हमारी रुक जाती है। तो आइए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं इस फ्लो चार्ट से। ये देखिए टेस्ट एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर मैं वाइल के साथ देता हूँ, अपना एक कंडीशन स्टेटमेंट देता हूँ। अगर वो ट्रू है तो बॉडी ऑफ द वाइल लूप में आती है, ये देखिए यहाँ से। अगर ये फॉल्स है तो डायरेक्ट जो है एंड हो जाता है लूप का, और स्टेटमेंट जस्ट बिलो वाइल लूप, जो वाइल लूप के बाद हम स्टेटमेंट लिखते हैं वहाँ पे आ जाता है फॉल्स होने के केस में। ट्रू है तो ये लूप चलती रहेगी ऐसे। जैसी कंडीशन अगर फॉल्स हुई, मेरा टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ, तो मेरा वाइल लूप की जो बॉडी ऑफ द लूप है वो रुक जाएगी और उसमें कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इट विल गो जस्ट नेक्स्ट टू द वाइल लूप स्टेटमेंट्स। तो इस तरह ये वाइल लूप काम करती है। तो आइए देखते हैं सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप। वाइल, उसके बाद हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन देते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट देते हैं, इसके बाद नीचे बॉडी ऑफ वाइल में आ जाते हैं और एल्स देते हैं। एल्स पार्ट जो होता है ऑप्शनल होता है, जब हमारी वाइल लूप ओवर हो जाती है तब जो है एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर वाइल जो है एक रिजर्व वर्ड है। टेस्ट एक्सप्रेशन जो कंडीशन है जो हमें चेक करनी होती है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी।
बॉडी ऑफ वाइल जो होती है वो सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर आती हैं जो हम चाहते हैं एग्जीक्यूट हो जाएं कंटिन्यूसली, और एल्स जो है हमेशा ऑप्शनल होता है, और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब टेस्ट कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, मतलब एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगी, तभी एल्स पर आ जाएगा। यूजिंग एल्स स्टेटमेंट विद लूप्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि एल्स स्टेटमेंट जो है फॉर लूप और वाइल लूप दोनों में यूज होती है। If the else statement is used with a for loop, the else statement is executed when the loop has exhausted iterating the list. जब for loop ओवर हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, वो आगे नहीं चलती है, तो उसके बाद else पार्ट एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह while लूप में जब कंडीशन या तो लूप ओवर हो जाती है या कंडीशन फॉल्स होती है, जब पहले ही स्टेटमेंट में अगर वो फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद else में आ जाती है, या एग्जीक्यूट होने के बाद अल्टीमेटली जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो else पार्ट में आके else पार्ट को एग्जीक्यूट करती है। तो इस तरह एल्स जो है फॉर और वाइल लूप दोनों में यूज़ होता है। तो आइए चल के देखते हैं इस वाइल स्टेटमेंट को पाइथन आइडियली में इसको कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा है, यहाँ पे काउंटर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की है 1 से। उसके बाद वाइल के बाद मैंने एक टेस्ट कंडीशन दिया है, वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद ये नीचे हम आ जाते हैं, ये है बॉडी ऑफ द वाइल लूप। ये दो स्टेटमेंट जो है बॉडी में आ जाती हैं इसकी। तो मेरी टेस्ट कंडीशन है जब तक काउंटर लेस देन और इक्वल टू 10 रहेगा, प्रिंट काउंटर, काउंटर की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। उसके बाद काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1, ये शॉर्ट एंड फॉर्म में लिखा है काउंटर प्लस इक्वल टू 1, दैट मीन्स काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। काउंटर की वैल्यू इज इंक्रीमेंटेड बाई 1 एट ए टाइम। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होगा। ये देखिए 1 to 10 यहाँ पे नंबर्स प्रिंट हो गए हैं, स्टार्टिंग विद 1 अप टू 10, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है लेस देन इक्वल टू 10 दी है हमने कंडीशंस। अगर अब मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, काउंटर को इनिशियलाइज करता हूँ 5 और इक्वल टू की जगह लेस देन 11 कर देता हूँ, तो ये देखिए ये 5 to 10 प्रिंट करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू मेरी 5 है और लेस देन 10 मतलब 10 तक, सॉरी लेस देन 11, तो ये 10 तक प्रिंट करेगा। तो आइए चल के देखते हैं इसको। ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट हुई हैं। तो इस तरह ये वाइल लूप जो है पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ होता है। तो आइए आगे देखते हैं इन्फिनिट लूप क्या होती हैं। मैंने कंडीशन नेवर बिकम्स फॉल्स इन द लूप देन इट बिकम्स एन इन्फिनिट लूप। जो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होती है, हमेशा ट्रू रहेंगी। अगर लूप के अंदर हमने अगर बाई मिस्टेक कोई ऐसी कंडीशन दे दी है वो जो कभी फॉल्स ही नहीं होगी, तो उस लूप को हम इन्फिनिट लूप कहते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल में पाइथन आइडियली में। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, काउंटर इज इक्वल टू 5, वाइल काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट काउंटर। क्योंकि यहाँ पे मैं काउंटर को इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, इसलिए जो मेरी ये वेरिएबल है ये हमेशा 5 ही रहेगा। तो ये जो मेरी स्टेटमेंट है कभी फॉल्स नहीं होगी, हमेशा ट्रू रहेगी। अगर मैं इसको रन करूं तो ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स 5 को प्रिंट करेगा। चलिए रन करके देखते हैं इसको। ये देखिए कंटिन्यूसली 5 प्रिंट कर रहा है, मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा थ्रू द कीबोर्ड। ये मैंने इसको स्टॉप किया है, तो ये नंबर ऑफ टाइम्स, इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स 5 प्रिंट कर रहा था मेरा प्रोग्राम। तो इस तरह की जो लूप होती हैं उनको इनफाइनेट लूप बोलते हैं, क्योंकि वो एंडलेस होती हैं, कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होती, हमेशा ट्रू रहती हैं, इसलिए वो कंटिन्यूस चलती रहती हैं। आगे देखते हैं नेस्टेड लूप्स। ए लूप में कंटेन अनदर लूप एज पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, दिस लूप इनसाइड ए लूप इज कॉल्ड ए नेस्टेड लूप। जब एक लूप जो है उसकी बॉडी के अंदर एक और लूप हम डाल देते हैं, तो इसका मतलब है लूप कंटेन्स अनदर लूप, तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, मतलब एक लूप दूसरे लूप के अंदर हो जाती है। सो वंस द कंडीशन ऑफ आउटर लूप इज ट्रू, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द इनर लूप। जब आउटर लूप से कंडीशन ट्रू होकर इनर लूप में आ जाती है, फिर इनर लूप एग्जीक्यूट होती है। द इनर लूप इज टर्मिनेटेड फर्स्ट एंड देन द आउटर लूप टर्मिनेट्स। तो जब इनर लूप में आ जाती है तो सारी कंडीशंस वहाँ पे चेक होती हैं। जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो टर्मिनेट होकर आउटर लूप में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसलिए पहले इनर लूप टर्मिनेट होती है और उसके बाद आउटर लूप टर्मिनेट होती है। ये देखिए सिंटैक्स ये है नेस्टेड वाइल लूप का, ये सिंटैक्स है।
ये वाइल एक्सप्रेशन देते हैं। यहाँ पे बॉडी ऑफ द वाइल लूप स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर मैंने एक और वाइल एक्सप्रेशन दे दिया, मतलब एक वाइल लूप पहले और एक और उसके अंदर, तो ये नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये इस इनर लूप की स्टेटमेंट होंगी, और ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये आउटर लूप की स्टेटमेंट है। तो पहले इनर लूप चलती है, ये जो है यहाँ से हम देखते हैं, ये पहले इनर लूप चलती है, जब ये एग्जॉस्ट हो जाती है तब ये आउटर लूप में आ जाती है, ये है आउटर लूप। ठीक है, ये मेरी आउटर लूप है, ये मेरी इनर लूप है। जब मेरी इनर लूप टर्मिनेट होगी उसके बाद आउटर लूप में आ जाएगी। जब आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगी और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब जो है मेरा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा यहाँ पर। इस तरह जो है ये वाइल नेस्टेड लूप काम करते हैं। इसी तरह वाइल लूप इज डिफाइंड इनसाइड अनदर लूप इज नेस्टेड वाइल लूप। इसी तरह फॉर लूप भी होती हैं। यहाँ से मैंने ये आउटर लूप दी, ये मेरी आउटर लूप है फॉर आइटरेटिंग वेयर इन सीक्वेंस, और ये मेरी इनर लूप है फॉर आइटरेटिंग वेयर इन सीक्वेंस। तो ये स्टेटमेंट्स यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, ये मेरी इनर लूप है और ये मेरी आउटर लूप है, ये वाली मेरी आउटर लूप है। पहले इनर लूप खत्म होगी, जब इनर लूप खत्म हो जाएगी तो आउटर लूप पे चला जाएगा, फिर से नया आइटरेशन स्टार्ट होगा। अगर वो ट्रू है तो फिर से इनर लूप में एंट्री करेगा। जब तक आउटर लूप एग्जॉस्ट नहीं होगी तो इनर लूप भी खत्म नहीं होगी, बार बार इनर लूप में एंट्री होगी। जब तक आउटर लूप एग्जॉस्ट नहीं होगी, जब खत्म हो जाएगी आउटर लूप, देन स्टेटमेंट नंबर 2 ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, ये वाली स्टेटमेंट। तो इसलिए नेस्टेड लूप फॉर लूप में भी होता है, वन लूप इनसाइड अनदर लूप कॉल्ड नेस्टेड लूप। आइए देखते हैं नेस्टेड लूप को वाइल लूप से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है नेस्टेड लूप बना के, i इज इक्वल टू 4 एंड वाइल i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ मैंने लगाई है। ये मेरी आउटर लूप है, i लूप जो है मेरी आउटर लूप है। अब मैंने j वेरिएबल लिया है 3, उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की है। एंड वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये मेरी इनर लूप है। आउटर लूप वाइल i है, इनर लूप मेरी j है। तो i और j दो लूप्स हैं नेस्टेड लूप। j लूप जो है i लूप के अंदर है, इसलिए नेस्टेड लूप है। तो यहाँ पर मैंने j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये कंडीशन यहाँ लगाई है, और प्रिंट हैश एंड इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस एंड j इज इक्वल टू j माइनस 1। ये इसको डिक्रीमेंट करना पड़ रहा है वरना ये इन्फिनिट टाइम्स रन होगी, इसलिए इसको, क्योंकि j की वैल्यू 3 है इसलिए 0 1 2 3 ये जो हैश है 4 टाइम्स प्रिंट होगा। 0 से 3 4 टाइम्स होता है। एवरी टाइम j की वैल्यू एक कम होती जाएगी, पहले 3 से स्टार्ट होगा, फिर 2 से, फिर 1 से, फिर 0। जब 0 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये इनर लूप खत्म हो जाएगी, और उसके बाद ये आउटर लूप में जाएगा। एक 4 टाइम्स हैश प्रिंट करके ये प्रिंट ब्लैंक मैंने दिया है ताकि इस प्रिंट से जो है पूरी लाइन ब्लैंक प्रिंट हो जाए, तो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। नेक्स्ट फिर मैंने i डिक्रीमेंट किया है बाई 1, अब ये फिर से आउटर लूप में जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i लेगा, 0 के बाद 1 लेगा, फिर से j लूप में आएगा और 4 टाइम्स इसको प्रिंट करेगा। तो टोटल टाइम्स जो होगा, ये i जो मेरा 4 है 0 to 4 रन करेगा तो 5 रोज प्रिंट होंगी और ईच रोज में 4 टाइम्स हैश प्रिंट होगा। तो चलिए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये देखिए हर एक रो में 4 टाइम्स हैश प्रिंट हुआ है और टोटल नंबर ऑफ रोज मेरी 5 टाइम्स प्रिंट हुई है। टोटल नंबर ऑफ रोज मेरी 5 है यहाँ पर। तो इसलिए ये नेस्टेड लूप इस तरह काम करता है। वाइल लूप का मैंने नेस्टेड लूप को डेमोस्ट्रेट करके दिखाया आपको। आगे है जंप स्टेटमेंट्स। पाइथन के अंदर कुछ जंप स्टेटमेंट्स होती हैं। लूपिंग अलाउज ए यूजर टू प्रोग्राम एंड रिपीट टास्क एफिशिएंटली। In certain situation when some particular condition occurs, a user may want to exit a loop, come out of the loop forever, or skip some statements of the loop before continuing further in the loop. तो अगर हम लूप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूसली एक टास्क रिपीट होता रहता है। अगर मुझे बीच में लूप को ब्रेक करके वापस लूप के बाहर आना चाहता हूँ तो मैं ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो ये जंप स्टेटमेंट होती है ब्रेक, और एक स्टेटमेंट होती है कंटिन्यू।
जब अगर मैं कंटिन्यू लिखता हूँ तो मेरा जो कंप्यूटर कंट्रोल है नेक्स्ट स्टेटमेंट में ना जाके नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है। आइट्रेशन की जो नेक्स्ट वैल्यू होती है उसको पिकअप करता है और मेरी जो कंटिन्यू के बाद की स्टेटमेंट होती है उनको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो इस तरह ब्रेक एंड कंटिन्यू दो स्टेटमेंट होती हैं। ब्रेक स्टेटमेंट होती है टू ब्रेक द लूप और कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है कि अगर मुझे फर्दर कंटिन्यू नहीं करना है बॉडी ऑफ द लूप में और वहाँ से मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाना है तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखता हूँ, जिससे कि नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू मुझे मिलती है और मैं फिर से बॉडी ऑफ लूप में आ जाता हूँ। तो ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द करंट लूप, द लूप इन विच इट अपीयर्स एंड resumes एग्जीक्यूशन एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ दैट लूप। लूप के बाहर आ जाएगा और जो स्टेटमेंट होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा फिर वो। ये ब्रेक स्टेटमेंट इज इनसाइड ए लूप इनसाइड अनदर लूप, देन ब्रेक विल टर्मिनेट द इनर मोस्ट लूप। अगर नेस्टेड लूप है, इनर लूप में हमने ब्रेक दे दिया तो इनर मोस्ट लूप पहले टर्मिनेट हो जाएगी। और ये सिंटैक्स है ब्रेक स्टेटमेंट का। इफ कंडीशन देते हैं और उसके बाद कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर ये इनसाइड फॉर लूप के अंदर है तो इट विल जंप आउटसाइड द। जैसे इसको यहाँ पे ब्रेक मिलेगा इट विल, यहाँ से ब्रेक जैसे ही मिलेगा इट विल मूव हेयर आउटसाइड द लूप। जैसी ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी प्रोवाइडेड इफ कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट है। व्हेन ए कंटिन्यू स्टेटमेंट इज इनकाउंटर द कंट्रोल जंप्स टू द बिगनिंग ऑफ द लूप फॉर नेक्स्ट आइट्रेशन। तो वहाँ पे नेक्स्ट आइट्रेशन को पिकअप करता है वो, thus skipping the execution of statement inside the body of the loop for the current iteration। कंटिन्यू के नीचे जो स्टेटमेंट होती है उनको वो अवॉइड करता है और नेक्स्ट आइट्रेशन पिकअप करता है वहाँ से और फिर से स्टार्ट कर देता है। एज यूजुअल द लूप कंडीशन इज चेक टू सी इफ द लूप शुड कंटिन्यू फर्दर और टर्मिनेट। लूप कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप फिर से कंटिन्यू होती है। इफ द कंडीशन ऑफ द लूप इज स्टिल ट्रू द लूप इज एंटर्ड अगेन, एल्स द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए ये इफ कंडीशन हमने यहाँ पर दिया, अगर ये ट्रू है तो ये कंटिन्यू जो होगा यहाँ पर क्या करेगा, ये वापस चला जाएगा और नेक्स्ट आइट्रेशन को पिकअप करेगा यहाँ से। ठीक है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है देन ऑटोमेटिकली ये आउटसाइड द लूप आ जाएगा कंट्रोल इसका। अदरवाइज इट विल टेक फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन एंड कंटिन्यू द लूप। दिस इज हाउ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क्स इन द पाइथन। तो चलिए देखते हैं पाइथन आइडियली में दोनों स्टेटमेंट को कैसे काम करती है। आइए चल के देखते हैं फॉर लूप के अंदर कैसे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने लिखा है फॉर वैल इन लूपिंग, LOOPING। ये मैंने यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ आइटम्स यहाँ पर दिए हैं, लूपिंग वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है। इफ वैल इज इक्वल टू आई, जब यहाँ पर वैल की वैल्यू आई हो जाएगी तो ब्रेक होगा, अदरवाइज ये प्रिंट करेगा जो भी करेक्टर्स को यहाँ पे मिलता है। एल पहले प्रिंट होगा, फिर ओ प्रिंट होगा, फिर दोबारा से ओ प्रिंट होगा, फिर पी प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही आई आएगा यहाँ पर ये जंप कर जाएगा और जंप करके लास्ट में जो स्टेटमेंट है इट इज़ ओवर नाउ ये प्रिंट करेगा। तो चलिए देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को, इसको रन करके देखते हैं कैसे रन करता है प्रोग्राम। ये देखिए LOOP प्रिंट किया, उसके बाद प्रिंट किया इट इज़ ओवर नाउ। तो जैसे ही यहाँ पर आई स्टेटमेंट आई करेक्टर्स को यहाँ पर मिला वैल को, यहाँ पर ब्रेक कर गया, तो इसलिए सिर्फ LOOP प्रिंट हुआ है, ING यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो ऐसे यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ काम करता है। अब आइए देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। सेम प्रोग्राम के अंदर मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ किया है, ब्रेक की जगह मैंने कंटिन्यू लिखा है। फॉर वैल इन लूपिंग इफ वैल इज इक्वल टू आई कंटिन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब वैल की वैल्यू आई होगी तो ये कंटिन्यू करेगा, मतलब ये नीचे नहीं आएगा और प्रिंट वैल जो आई की वैल्यू होगी उसको प्रिंट नहीं करेगा, बल्कि फॉर आइट्रेशन में जाके उसकी नेक्स्ट वैल्यू लेगा आइट्रेशन की और वहाँ से फिर से कंटिन्यू करेगा। और इसलिए जो आई होगा वो जंप कर जाएगा, आई प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारे लेटर्स प्रिंट होंगे, क्योंकि जब वैल की वैल्यू आई होगी तो यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट उसको मीट करेगी।
कंटिन्यू का मतलब है गो एंड टेक द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आइट्रेशन, और प्रिंट वेल वहाँ पे नहीं होगा उस केस के अंदर, और बाकी सारे लेटर्स प्रिंट होंगे, सिर्फ आई प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आई जब मिलता है तो हमने कंटिन्यू लिखा है, और लास्ट में जब लूप ओवर होती है तो इट इज़ ओवर नाउ प्रिंट होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसको रन करके। ये देखिए LOOP, उसके बाद N एंड G, आई यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि आई के जब मीट करता है तो हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट वहाँ पे दी है, और लास्ट में इट इज़ ओवर नाउ प्रिंट हुआ है। तो इस तरह ये कंटिन्यू स्टेटमेंट पाइथन में काम करती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पास स्टेटमेंट, पाइथन के अंदर जो यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड व्हेन a statement is required syntactically but you do not want any command code to execute। जब सिंटैक्स के it is required for the purpose of syntax but you don't want anything to do there, nothing is should be executed, तो उस केस में हम जो है पास स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। द पास स्टेटमेंट इज ए नल ऑपरेशन, नथिंग हैपन्स व्हेन इट एग्जीक्यूट्स, कुछ भी नहीं होता जब हम पास स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो द पास इज ऑल्सो यूजफुल इन प्लेसेस वेयर योर कोड विल इवेंचुअली गो बट हैज़ नॉट बीन रिटन येट। कभी कभी हम प्रोग्राम लिखते हैं और हमें पूरा कोड हमें वहाँ पर नहीं पता होता है या हमें नहीं लिखना चाहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ सिर्फ हम एक पास स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि यहाँ पर जो है कोड जो है बाद में हम लिखेंगे। तो उस केस में भी पास स्टेटमेंट का यूज़ होता है। व्हेन पास इज एग्जीक्यूटेड नथिंग हैपन्स एंड इट रिजल्ट्स इनटू नो ऑपरेशंस। जब पास लिखते हैं तो कुछ नहीं होता और कोई भी ऑपरेशन नहीं होता वहाँ पर, सिंटैक्स होता है इसका पास। तो चलिए देखते हैं पाइथन आईडीएलई में। ये देखिए यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम मैंने लिखा है फॉर काउंट इन 1 2 3 4 5 प्रिंट काउंट, एंड लास्ट में आउटसाइड द लूप मैंने लिखा इट इज़ ओवर नाउ। इस केस में जो है ये काउंट जो है एक एक वैल्यू लेगा 1 2 3 4 में से और उसको प्रिंट करेगा। तो चलिए पहले इस प्रोग्राम को देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट किया और इसके बाद इट इज़ ओवर नाउ। अगर मैं इसको प्रिंट काउंट को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास, मैंने पास लिख दिया, मतलब कुछ नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ इट इज़ ओवर नाउ प्रिंट होगा और लूप की जो हमने लगाई है उसका कुछ भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, इट इज़ ओवर नाउ। तो पास स्टेटमेंट जो है ये डज नथिंग, कुछ भी नहीं होता पास स्टेटमेंट, सिर्फ ये पास कर देती है टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो इसलिए ऐसे यहाँ पर पास स्टेटमेंट का यूज़ होता है। तो ये थी पास स्टेटमेंट। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन आल्सो, ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।